जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और महाकुंभ की कहानी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते ही कुंभ मेले में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नरेंद्र मोदी कैसे महाकुंभ में पहुंचकर लोकप्रियता हासिल करते हैं और चुनाव में उनको कहीं ना कहीं जीत हासिल होती है। बात करेंगे तारीख 1 फरवरी 2013 की। प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ था। तब विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिससे राजनीतिक गलियारों में कुंभ की चर्चा होने लगी। सिंघल ने 6 फरवरी को संत सम्मेलन किया। उसमें मोदी को लेकर ऐसा फैसला लिया जिससे देश का इतिहास ही बदल गया। 4 फरवरी अशोक सिंघल ने साधु संतों से मीटिंग की। इसमें बाबा रामदेव, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य और आचार्य गोविंद गिरी जैसे बड़े देश के संत शामिल हुए। 2 दिन बाद यानी 6 फरवरी को सिंघल ने कहा कि नेहरू जी के बाद पहली बार किसी नेता को इतनी लोकप्रियता मिल रही है। जनता के बीच मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि 2013 की बात है। 2014 में चुनाव हुए थे और लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसी दिन तब के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संगम पहुंचे हुए थे। कहा जाता है कि राजनाथ मोदी की उम्मीदवारी पर संत समाज की राय जानने आए थे। अशोक सिंघल ने उन्हें फीडबैक दिया। अगले दिन यानी 7 फरवरी को धर्म संसद बुलाई गई। इसमें हजारों साधु संत शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी धर्म संसद में पहुंच चुके थे। जगत गुरु वासुदेवाचार्य बताते हैं कि धर्म संसद में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रख दिया। साधु संतों ने अपने हाथों में चिमटा जो था उसको बजाया और बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। कई संतों ने मोदी के नाम को लेकर नारे भी लगाए। मोहन भागवत ने भी अपनी सहमति जताई। हालांकि जब पत्रकारों ने भागवत से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मोदी मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। 12 फरवरी को मोदी कुंभ आने वाले थे। हालांकि ऐन मौके पर उनका प्लान कैंसिल हो गया था। करीब 5 महीने बाद 9 जून 2013 को गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को उस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे, इस ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कर्ता धर्ता बन गए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में अब चुनाव प्रचार होने वाला था। चुनाव प्रचार होता है, चुनाव होता है, जनता वोट डालती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया या जैसी बहुत बड़ी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें, हो हल्ला मचा विरोधी दलों के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के साथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 11 जनवरी 1966 की बात करते हैं। रात में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। नए प्रधानमंत्री की रेस में 2 नाम सबसे आगे थे। पहला कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और दूसरा बंबई प्रांत के मोरारजी देसाई का। तब कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप हुआ करता था जिसे मीडिया ने सिंडिकेट नाम दिया था। सिंडिकेट की पसंद के कामराज थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह कहते हुए मना कर दिया, मुझे ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश, मैं देश को एकजुट कैसे करूंगा। वहीं मोरारजी को लेकर सिंडिकेट असहज था। उन्हें लगता था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा गया है। ये पुस्तक सागरिका घोष की है। इसमें लिखा गया है कि सिंडिकेट की नज़र में इंदिरा गांधी कमजोर नेता थे। संसद में बोलते वक्त उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। लिहाजा इंदिरा सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थे। 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस पार्लियामेंट्री यानी सीपीपी की बैठक में इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 सांसदों के वोट मिले। 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनी थी जब 2 साल के भीतर 2 प्रधानमंत्रियों का निधन हो चुका था और अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने थे। उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर खुद को साबित करना था। उसी साल प्रयाग में कुंभ लगा था।
प्रयाग से गांधी परिवार का गहरा नाता था। इंदिरा वहीं जन्मी थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू अक्सर प्रयाग जाते रहते थे। इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियां लेकर संगम पहुंच गई। उनके साथ राष्ट्रपति राधाकृष्णन, कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज और जाकिर हुसैन भी मौजूद थे। हालांकि इंदिरा के कुंभ में आने का राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिल नहीं पाया। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन महज 283 सीटें ही मिल सकी, जो 1952 के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे कम थी। जैसे कि 2014 में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी सीटों की संख्या घटी है। उसी प्रकार के हालात उस समय हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज, के बी सहाय जैसे कई कद्दावर नेता चुनाव हार चुके थे। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं थी, वहाँ से सत्ता फिसल चुकी थी। 18 जनवरी 1977 देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। शाम को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर 4 मिनट का अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति को वर्तमान लोकसभा भंग करने और फ्रेश चुनाव के लिए आदेश देने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने इस पर सहमति जताई है। हमें उम्मीद है कि मार्च में चुनाव होंगे। 4 दिन बाद यानी 22 जनवरी को इंदिरा प्रयाग पहुंची। उस दिन भी मौनी अमावस्या थी और कुंभ लगा था। संगम में स्नान करने के बाद इंदिरा साधु संतों से मिली, मंच पर भाषण दिया और वापस दिल्ली लौट गए। ये वो दौर था जब इमरजेंसी की वजह से इंदिरा को लेकर लोगों के भीतर नाराजगी फैली हुई थी। ये नाराजगी कुंभ में भी देखने को मिली। कुछ साधु संतों ने इंदिरा को मरी हुई देश की दुश्मन घोषित किया था। तब इमरजेंसी के दौरान इंदिरा का पुरजोर विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण भी कुंभ पहुंचे और साधु संतों से मिले थे। मार्च 1977 में नतीजे आए। इंदिरा की पार्टी 154 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा खुद को रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी। अपना चुनाव, उनका सीट उनके हाथों से निकल चुकी थी। 1995 सीटें जीतकर जनता पार्टी ने सरकार बनाई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यह आज़ादी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के बाद पहली गैर कांग्रेस सरकार अगर कोई थी तो वो थी जनता पार्टी की। साल 1989 में एक घटना घटती है। उस समय प्रयाग में कुंभ लगा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी कुंभ में आने वाले थे। पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1776-1954, ये एक पुस्तक है। मैं कामा मैकलिन लिखती हैं। किताब का नाम एक बार मैं फिर से लेना चाहूँगा, पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1776-1954, जो भी है, ठीक है। मैं कामा मैकलिन लिखती हैं कि राजीव का कुंभ में आने का प्लान बन गया था। उनके लिए प्रयाग में हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन इस बीच कांग्रेस तमिलनाडु में चुनाव हार गई। उसे सिर्फ 26 सीटें मिली, पिछली बार से 37 सीटें कम। राजीव गांधी को सलाह दी गई कि वे अपना दौर कैंसिल कर दें। ये वो दौर था जब राजीव गांधी सरकार पर शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। 1 फरवरी 1989 कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद के संतों का सम्मेलन रखा गया। करीब 1 लाख संत इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर शिलान्यास करने की घोषणा भी कर दी गई। 4 महीने बाद 27 मई 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में विवादित जगह पर 25 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बनाने की घोषणा भी कर दी थी। इसके लिए हरिद्वार में एक बैठक की गई और देश भर से चंदा जमा करने की योजना बनाई गई थी। मेरा देश मेरा जीवन किताब में लाल कृष्ण आडवाणी लिखते हैं, कुंभ में राम मंदिर को लेकर घोषणा का देश भर के हिंदुओं में चौंकाने वाला प्रभाव देखने को मिला। लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से हिंदुओं की मांग का समर्थन नहीं कर रहे थे। एक दल के रूप में भाजपा ने भी खुद को इस मामले से अलग रखा था। शुरुआत में राजमाता विजया राजे सिंधिया और विनय कटियार जैसे नेता व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बाद में अयोध्या मामले में स्वयं को शामिल करना जरूरी हो गया। 11 जून 1989 बीजेपी ने पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर बनाने का वादा किया और अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को शामिल करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद राम मंदिर बीजेपी के चुनावी घोषणा का हिस्सा बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने यह प्रस्ताव तैयार किया था। वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2025 को उसके सार्वजनिक रूप से दर्शन की जो बात की जाए तो उसके 1 वर्ष भी पूरे हो गए। 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 2024 में हुआ था। तो
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन चुका है और उसमें और भी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। 1989 नवंबर के अंत में लोकसभा चुनाव होने थे। उससे पहले 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब जोर दिया। तो राम मंदिर से जुड़ी अगर आपको कहानियां जाननी है, उसके इतिहास को जानना है, 500 हजारों साल पहले की बातें जाननी है कि किस प्रकार से मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, फिर मस्जिद को तोड़कर अब मंदिर बनाया जा रहा है, उस बीच में सैकड़ों साल गुजर गए और दशकों के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दौड़ने के बाद वो मंदिर बन रहा है। तो उसकी कहानी MPS हिंदी इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो आप राम मंदिर की कहानी या अयोध्या की कहानी के नाम से उसे ढूंढकर आप सुन सकते हैं। 1984 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटें जीत चुकी थी, जबकि 1984 में रिकॉर्ड 404 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। जनता दल को 143 सीटें मिली। बीजेपी और लेफ्ट के बाहर से समर्थन से जनता दल के VP सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद VP सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि इसकी काट निकालने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को आगे किया। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के विदेशी होने का मुद्दा काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। शरद पवार ने इस मुद्दे को उछाला और कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी NCP बना ली। बीजेपी भी इस मुद्दे को हवा देने से नहीं चूक रही थी। कारगिल युद्ध के बाद सितंबर-अक्टूबर 1999 में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में 182 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। करीब 14 महीने बाद 2001 में प्रयाग में कुंभ लगा। तब केंद्र के साथ यूपी में भी बीजेपी की सरकार चल रही थी। 22 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रयागराज पहुंचे। सबसे पहले वह आनंद भवन गए। आनंद भवन जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में तारामंडल की बात की जाए तो आनंद भवन में भी तारामंडल है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर भी इसे बताया जाता है। और यहाँ पे संग्रहालय है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखें हैं। तो प्रयागराज अगर आप पहुँच रहे हैं तो आनंद भवन घूमिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिलेंगी और मन को शांति प्राप्त होगी। आनंद भवन गांधी परिवार का पैतृक घर था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने 1930 में बनवाया था। 1970 में इंदिरा गांधी ने इसे भारत सरकार को दान कर दिया था। आनंद भवन से निकलने के बाद सोनिया सरस्वती घाट पहुंची और वहां से खास नाव में बैठकर संगम के लिए रवाना हुई। नाव में ही स्नान के लिए कैविटी और चेंजिंग रूम बनाया गया था। करीब 20 मिनट तक सोनिया संगम ठहरी थी। इस दौरान उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा, यहाँ आना घर आने जैसा है, मैं अपने ससुराल आई हूँ। प्रयाग के कांग्रेस नेता अभय अवस्थी बताते हैं, मेरे पुराने साथी सोनिया गांधी की सुरक्षा में लगे थे। उनके वायरलेस पर बार बार एक मैसेज आ रहा था, पापा 1, पापा 2, पापा 3। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने बताया कि ये सोनिया गांधी का प्रोटोकॉल कोड है। वो स्नान करने के बाद 3 जगहों पर जाएंगे। ये कोड वर्ड उन्हीं 3 जगहों के लिए है। सोनिया संगम स्नान के बाद टीकर माफी आश्रम, सतपाल महाराज के आश्रम और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में गई थी। सोनिया के कुंभ में शामिल होने के फैसले को बीजेपी ने पॉलिटिकल एजेंडा बताया था। इसके 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और अगले 10 साल तक यूपीए गठबंधन की सत्ता बरकरार रही। तारीख 24 फरवरी 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा से 15 दिन पहले की बात है। प्रयाग में अर्ध कुंभ लगा हुआ था। हरा कुर्ता, सफ़ेद पाजामा और मरून कलर का जैकेट पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद उनका काफिला संगम की तरफ मुड़ चुका था। पीएम के संगम स्नान के लिए खास व्यवस्थाएं की गई थी। काले रंग का कुर्ता और गले में रुद्राक्ष पहने मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। 42 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने संगम में स्नान किया था। इससे पहले 1977 के चुनाव से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने संगम में स्नान किया था। संगम में स्नान के बाद भगवा कुर्ता और पीला जैकेट पहने मोदी गंगा पंडाल पहुंचे। वहां उन्होंने 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के इस कदम को विपक्ष ने दलित राजनीति से प्रेरित बताया। तब यूपी में सपा और बसपा साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात और अन्य प्रकार के सरकारी जुल्म जाति पाप क्या धुल जाएंगे। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं। रिकॉर्ड 303 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी
फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री 2019 से बने और फिर चुनाव हुआ 2024 में, तो फिर से प्रधानमंत्री बने। 2019 में चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, तब यूपी में बीजेपी को 90 में से 62 सीटें मिली थी। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और ये एक बहुत बड़ी जीत उस समय देखने को मिली थी। तो महाकुंभ, प्रयागराज या कुंभ या अर्धकुंभ या प्रयागराज की पावन धरती से जुड़ी जो देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं थीं, उन्हें हमने आपको बताया, जिनमें राम मंदिर, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जैसी घटनाओं को हमने आपको बताया। वैसे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नान करके ये साबित कर दिया था कि वो उनका जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो बिल्कुल कायम है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।